नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका संस्कृत व्याकरण की क्लास में। आज हम व्याकरण खंड से दूसरा नया शीर्षक प्रारंभ कर रहे हैं, संधि। संधि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संधि मतलब योग, जोड़ना, मेलन, मिलना, संयुक्त करना। सामान्य भाषा में जोड़ने का नाम ही संधि है, लेकिन भाषा में हम जिस संधि को पढ़ते हैं वो संधि है वर्णों का योग। वर्णों का योग से तात्पर्य यह है कि जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण के साथ द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण मिलता है। जैसे विद्या के साथ आलय। जब हम विद्या के साथ आलय कहते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि विद्या के आ के साथ आलय का आ जुड़ रहा है। तो विद्या के आ के साथ आलय का आ जुड़ने से बन गया विद्यालय। तो यहाँ पे दूसरे जो अन्य वर्ण है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल विद्या का आ था जो आलय के आ के साथ मिला। तो यहाँ पे आ के साथ आ मिला है, अर्थात विद्या के आ के साथ आलय का आ मिलकर बन गया आ। तो विद्या के आ के साथ आलय का आ मिलकर आ बन गया। तो ये बना आ के साथ आ मिलकर इसका रूप बन गया आ, तो हुआ विद्यालय। उसी प्रकार गण के साथ ईशा। जब हमने गण के साथ ईशा किया तो गण के अ के साथ ईशा का ई मिला, तो अ के साथ ई मिलके बन गया अ के साथ ई मिलके बन गया ए। तो गण के साथ ईशा मिलके गणेशा हो गया। उसी प्रकार जगत के साथ जब ईशा मिला तो जगत के साथ जब ईशा मिला, अर्थात यहाँ पे त, जगत का त और ईशा का ई, तो त के साथ ई मिलके बन गया द। ये हुआ जगदीशा। उस प्रकार हमने देखा कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण के साथ द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण के मिलने से जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। अब संधि के तीन प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जैसे नाम से स्पष्ट है, जब दो स्वर वर्ण मिलते हैं, अर्थात प्रथम शब्द के अंतिम स्वर के साथ द्वितीय शब्द का प्रथम स्वर वर्ण मिलता है, तो जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। प्रथम वर्ण के अंतिम व्यंजन के साथ द्वितीय शब्द का कोई भी स्वर या व्यंजन जुड़े तो जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और प्रथम शब्द के अंतिम विसर्ग के साथ कोई स्वर या व्यंजन जुड़ता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इस वर्ष हमें सिर्फ स्वर संधि पढ़ना है, तो हम फिलहाल स्वर संधि के विषय में अध्ययन करेंगे और शेष भाग क्लास 8वीं में स्वर, व्यंजन और विसर्ग एक साथ है। तो जैसे कि अभी हमने चर्चा की, स्वर वर्ण के साथ
स्वर वर्ण के मिलने पे जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण में हमने देखा विद्या आलय, विद्या के आ के साथ आलया का आ जुड़कर आ बन गया, और गण के अ के साथ ईशा का ई मिलकर ए बन गया। तो संस्कृत के जो स्वर हैं, आपने पिछले पाठ में पढ़ा था वर्ण के अध्ययन में कि संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या 13 है। अ, आ, ई, उ, री, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये जो 13 स्वर वर्ण हैं, ये 13 स्वर वर्ण जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो जो परिणाम होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। अब इतने जो स्वर वर्ण हैं, इनको आपस में मिलने का एक नियम बनाया गया है कि अ आ के साथ आ मिलेगा तो क्या होगा, उसके साथ ई उ मिलेगा तो क्या होगा, उसके साथ री मिलेगा तो क्या होगा, उसके साथ ए ऐ ओ मिलेगा तो क्या होगा, फिर ई उ के साथ अन्य स्वर मिलेंगे तो क्या परिवर्तन होगा। तो इस दृष्टि से इसे कुछ भागों में व्यक्त किया गया, बांटा गया है 8 भागों में। तो ये इसके प्रकार कहलाते हैं, स्वर संधि के प्रकार। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि आपने पढ़ा है दीर्घ अ, ई, उ, री, लृ ह्रस्व स्वर होता है। आ, ई, उ, बड़ी री, ये दीर्घ स्वर होता है। तो वह परिवर्तन जिसमें स्वर की मात्रा दीर्घ हो जाए, अर्थात अ, ई, उ, री के बाद फिर से अ, ई, उ, री ह्रस्व या दीर्घ जुड़ता है, तो जो जुड़ने से जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के फलस्वरूप उसका दीर्घ हो जाता है। कहने का तात्पर्य, अ, आ के साथ आ ही जुड़ता है, ई के साथ ई ही जुड़ता है, या उ के साथ उ ही जुड़ता है, या री के साथ री ही जुड़ता है, तो जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन में उस मात्रा का दीर्घ हो जाता है। दूसरे शब्दों में समान जाति के वर्ण आपस में मिलकर उनका दीर्घ हो जाता है। जैसे यदि अ आ है तो उसके साथ आ ही मिलेगा और बनेगा आ। आ के साथ फिर से आ मिलकर या आ मिलकर उसका दीर्घ आ हो जाएगा। उसी प्रकार ई के साथ फिर से यदि ई मिलेगा तो उसका बड़ी हो जाएगा। उ के साथ फिर से उ मिलेगा, उ के साथ फिर से यदि उ मिलेगा तो उसका बड़ी हो जाएगा। उसी प्रकार री के साथ फिर से यदि री मिलता है तो री के साथ री या बड़ी री के साथ फिर से री या बड़ी री मिलता है तो उसका बड़ी री हो जाता है, दीर्घ री हो जाता है। तो यही इसका नियम है कि समान जाति के वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो उनका दीर्घ हो जाता है। तो आइए इससे संबंधित कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला आ के साथ अ मिलके आ हो जाता है। ह्रस्व अ के साथ ह्रस्व अ मिलकर आ। तो धर्म के साथ अर्थ, धर्मार्थ, धर्म में अ है, अर्थ में अ है, अ के साथ अ मिला, आ बन गया। शास्त्र के साथ अर्थ, शास्त्रार्थ, शास्त्र में अ है, अर्थ में भी अ है, मिलकर बना आ, शास्त्रार्थ। च के साथ अपी का अ मिलके चा हो गया, च का अ के साथ अपी का अ मिलके आ, चापी। परम के अ के साथ अर्थ का अ मिलके आ हो गया तो बना परमार्थ। उसी प्रकार अ के साथ आ मिलकर
अ के साथ आ मिलकर उसका आ हो जाता है। हिम के अ के साथ आलय का आ मिलके आ हो गया हिमालय। शिव के साथ आलय का आ मिलके शिवालय। कार्य के अ के साथ आलय का आ मिलके कार्यालय। देव अ के साथ आगमन का आ मिलके देवागमन। इसी प्रकार आ के साथ अ मिलकर आ, दीर्घ आ के साथ ह्रस्व अ मिलकर आ। विद्या के साथ अर्थी विद्यार्थी। परीक्षा के साथ अर्थी परीक्षार्थी। तथा के साथ अपि तदापि और तथा के साथ अपि तथापि। इसमें हमने देखा कि आ प्रथम शब्द के अंत में है और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में अ है और दोनों मिलकर आ बन गया। अगला, आ के साथ आ मिलकर आ। महा के साथ आत्मा मिलकर महात्मा। विद्या के साथ आलय मिलकर विद्यालय। महा के साथ आशय महाशय और सुधा के साथ आकर सुधाकर। इन सारे उदाहरणों में प्रथम शब्द के अंत में आ है, उसके साथ फिर से आ मिलकर दोनों मिलकर आ हो गया है। अगला, छोटी के साथ छोटी मिलके बड़ी। तो अति के साथ इव अतिव, अति में छोटी है, इव में भी छोटी है तो मिलकर बना बड़ी। हरि के साथ इच्छा हरिच्छा, हरि में छोटी, इच्छा में भी छोटी, मिलकर बन बड़ी हरिच्छा। रवि के साथ इंद्र रविंद्र, रवि में छोटी, इंद्र में फिर से छोटी, मिलकर बना रविंद्र। मुनि के साथ इंद्र मुनिंद्र। तो हमने देखा कि छोटी के साथ छोटी मिलकर बड़ी। इसके बाद छोटी के साथ बड़ी मिलकर बड़ी। मुनि के साथ ईशा मुनीशा, मुनि में छोटी है, ईशा में बड़ी है, बना मुनीशा बड़ी। परीक्षा परीक्षा। कवि ईश्वर कवीश्वर। हरि ईशा हरीशा। इस प्रकार इन समस्त उदाहरणों में छोटी के साथ बड़ी मिलकर उसका छोटी हो गया। बड़ी के साथ छोटी मिलकर बड़ी। यहाँ देखिए हम बड़ी है लक्ष्मी और इच्छा में छोटी, तो बड़ी के साथ छोटी मिलकर बड़ी हो गया लक्ष्मी इच्छा। मही इंद्र महेंद्र। नदी इंद्र नदींद्र। शचि इंद्र शचींद्र। इन सारे उदाहरणों में बड़ी के साथ छोटी मिल रहा है और बन रहा है बड़ी। बड़ी दीर्घ ई के साथ दीर्घ ई मिलकर दीर्घ ही। रजनी ईशः रजनीशः। नदी ईशः नदीशः। मही ईशः महीशः। जानकी ईशः जानकीशः। यहाँ में हम देख रहे हैं कि बड़ी है, उसके साथ फिर से बड़ी मिलकर बड़ी मिल गया है। ऊ के साथ छोटी ऊ मिलकर बड़ी ऊ। गुरु उपदेशः गुरु उपदेशः। सु उक्ति सूक्ति। भानु उदय भानुदय। इंदु उदय इंदु उदय। इस समस्त उदाहरणों में हम देख रहे हैं प्रथम शब्द के अंत में छोटी ऊ है और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में भी छोटी ऊ है, तो दोनों मिलकर बन गया दीर्घ ऊ। बड़ी ऊ के साथ छोटी ऊ मिलकर बड़ी ऊ, तो वधु उत्सव वधूत्सव। भू उत्सर्ग भूत्सर्ग। वधु उक्ति वधूक्ति। भूदगार भूदगार है। इसमें हम देख रहे हैं कि प्रथम शब्द के अंत में दीर्घ ऊ है और उसके साथ जुड़ रहा है ह्रस्व ऊ और मिलकर बना दीर्घ ऊ। अगला उदाहरण, दीर्घ ऊ के साथ दीर्घ ऊ मिलकर दीर्घ ऊ। भू ऊर्जा भूर्जा। वधु ऊर्जा वधूर्जा। भू ऊर्ध्वम भूर्ध्वम। इन समस्त उदाहरणों में प्रथम शब्द के अंत में दीर्घ ऊ है और उसके साथ द्वितीय शब्द के प्रारंभ में फिर से दीर्घ ऊ है, तो दीर्घ ऊ के साथ दीर्घ ऊ मिलकर दीर्घ ऊ हो गया। उसी प्रकार री के साथ री मिलकर दीर्घ री। देखिए पितृ ऋणम पितृणम। मातृ ऋणम मातृणम और भ्रातृ ऋणम भ्रातृणम। यहाँ देखिए री है दोनों तरफ, प्रथम शब्द के अंत में भी री है और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में भी री है और मिलकर बना दीर्घ री। दीर्घ री में आप ध्यान से देखें तो री की जो मात्रा है दुगुनी हो जाती है। मातृ ऋणम मातृणम, त्रि में री की मात्रा दुगुनी है, भ्रातृ में री की मात्रा दुगुनी है। इस प्रकार हम देखते हैं इस समस्त उदाहरणों से ये बात समझ में आ गई कि दीर्घ स्वर संधि में समान जाति के वर्ण अर्थात अ आ के साथ अ आ की ही जाति का वर्ण मिलेगा तो उसका दीर्घ हो जाएगा। ई के साथ ई की जाति का ही वर्ण मिलेगा तो बड़ी हो जाएगा और ऊ के साथ ऊ की जाति का ही स्वर मिलेगा तो उसका
बड़ी यू हो जाएगा, और री री के साथ री री की ही जाति का वर्ण मिलेगा तो उसका दीर्घ री हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को संधि की अवधारणा, इसके प्रकार और प्रथम प्रकार दीर्घ स्वर संधि समझ में आ गया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में स्वर संधि के अगले प्रकार के साथ। नमस्कार।